टीचर ये सब सोच ही रहे होते हैं कि इतने में ही एमसी उनसे कहता है, बस मुझे 1 महीने दे दो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 1 महीने में ही बेहतर रिजल्ट दूंगा। एमसी कहता है कि इस ट्रेनिंग के लिए सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, कोई भी इसके खिलाफ नहीं है। इसके बाद एमसी अपने सभी सीनियर्स की ओर देखता है और उनसे पूछता है, सही बात है ना सीनियर्स? इसके बाद सभी सीनियर्स कहते हैं एक ही सुर में, हाँ हाँ सही है। वहीं पर टीचर सोचते हैं यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि ये ट्रेनिंग करवाएगा और कोई भी बच्चा इसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करेगा। वे आगे सोचते हैं कि कहाँ से आया है ये बच्चा जिसने सभी थर्ड रैंक वाले डिसाइपल्स पर अपना कंट्रोल पा लिया है। लेकिन चलो, ये कंट्रोल इन्हें ट्रेन करने के लिए ही तो यूज़ कर रहा है ना। वहीं पर फिर टीचर एमसी से कहते हैं कि ये आसान काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो मॉर्निंग ट्रेनिंग करने की। इस पर हमारा एमसी टीचर से कहता है, हम आपके ट्रेनिंग से स्ट्रांग तो बन सकते हैं, लेकिन हम अपना एफर्ट डालकर इससे भी अच्छा कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें अपने सोने के टाइम को सेक्रीफाइस करना ही होगा। इस पर टीचर एमसी से कहते हैं, तुम इन सीनियर्स को आखिर कैसे ट्रीट करोगे। इस पर एमसी कहता है, मैं उनकी बातों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करूंगा उनकी। इसके बाद टीचर मन में सोचते हैं, ये बच्चा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी कर रहा है और अपनी हायरार्की भी मेंटेन कर रहा है, इस बच्चे में कुछ तो बात है। इसके बाद टीचर उन सभी बच्चों के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग खुद से ट्रेनिंग कर रहे हो और तुम्हारे डिटर्मिनेशन को देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। अगर तुम सभी लोग इसी तरह से अपनी ट्रेनिंग जारी रखोगे तो तुम्हें पक्का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए तुम इसे जारी रख सकते हो। अब ये सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, टीचर हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन तब तक टीचर वहाँ से जा चुके होते हैं। बच्चों के मुंह से ये सब सुनकर एमसी उन बच्चों की ओर देखता है और अपने हाथों को आपस में जोड़ते हुए उनसे कहता है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं आप सभी को जान से नहीं मार सकता और ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, तो एक काम करो, मेरे साथ आप सभी बोर्डिंग हाउस में चलो, हम इस बारे में अच्छे से बातचीत कर लेते हैं। अब अगले ही सीन में हमें बोर्डिंग हाउस के अंदर से बच्चों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। फिर इसके बाद हमें कुछ ही दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने डेंटियन में एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है और उसके साथ ही वो मन में सोचता है, अभी भी ये इतना परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये सेटल हो रहा है। अब आगे एमसी सोचता है कि इन दिनों मुझे माउंट हुआ सेक के बारे में बहुत कुछ पता चला है। यहाँ के सेक लीडर और बाकी के सभी टीचर बहुत ही कमज़ोर है। इनके स्ट्रेंथ की कंपैरिजन में हम इसके 9 साल पहले के माउंट हुआ सेक के साथ भी खड़े नहीं रह सकते और इन्हीं के जैसे इनके स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ऊपर से ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर सिर्फ सोशल कनेक्शन ही बनाने आए हैं। यही सोचते हुए एमसी अपने आप से कहता है कि आखिर इन सब से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं द ग्रेट चन म्यूंग यहाँ पर मौजूद हूँ। फिर वो अपनी जगह से अचानक से खड़ा हो जाता है और सोचता है, सबसे बड़ा सेक बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं सारे बच्चे डाइनिंग रूम में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वे सभी इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं कि वे ठीक से चॉपस्टिक भी नहीं पकड़ पा रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, हमें इतनी भी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए कि हम ठीक से खाना भी ना खा सके। फिर वो गुल से कहता है, तुम इसके बारे में कुछ तो करो। इस पर गुल उसे रिप्लाई देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? तुम्हें इतनी ही पड़ी है तो तुम खुद जाकर उससे बात क्यों नहीं कर लेते। फिर इसके बाद वो बाहर जाते हुए अपने दोस्त को बुलाता है। अब देखो यार दोस्तों, मुझे यहाँ पे गुल के दोस्त का नाम नहीं पता है, इसीलिए अभी के लिए हम उसे गुल का दोस्त ही कहेंगे। इस पर गुल का दोस्त गुल से कहता है, तुम आज अच्छे मूड में दिख रहे हो। इस पर गुल उससे कहता है, तुम माउंट हुआ सेक के बारे में क्या सोचते हो। फिर गुल का दोस्त कहता है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। इस पर गुल उससे कहता है, तुम्हें पता है ना, अगर मैं एक बार यहाँ से अपने घर चला गया तो मेरे लिए ये सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तुमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर बिताने की सोच रखी है। इसके बाद गुल आगे कहता है, मुझे अब तक लग रहा था कि माउंट हुआ सेक का कभी कुछ नहीं हो सकता। उसका दोस्त इस पर कहता है, अपने सेक के बारे में ऐसी बातें तो मत कहो यार। इस पर गुल आगे उससे कहता है कि मैंने अब अपना मन बदल लिया है। उस बच्चे के आने के बाद से अब सब कुछ बदल रहा है और आज के मॉर्निंग सेशन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जिस तरीके से मैंने आज ट्रेनिंग की है ना, वैसा शायद ही कभी किया होऊंगा। लेकिन वो छोटा बच्चा जो कि हमसे ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करता है, उसके चेहरे पर थकान की एक शिकस्त तक नहीं दिखाई दी मुझे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ। मैं मास्टर ऑफ कैलिबर बनकर पूरी दुनिया को लीड करूँ अच्छा ट्रेनिंग लेकर। ये सुनकर गुल का दोस्त स्माइल करता है और कहता है, मैं तुमसे सहमत हूँ। अब हम देखते हैं कि ये सारी बातें एमसी वहीं पर मौजूद एक पेड़ पर बैठकर आराम से सुन रहा होता है। वहीं पर अब हम देखते हैं कि एमसी पेड़ पर लेटकर आराम कर रहा होता है कि तभी उसके कानों में सेक के बाहर से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, लीडर तुम कहाँ हो, बाहर आओ। ये सारे लोग सेक लीडर को ढूंढते हुए अंदर जाते हैं। फिर हम देखते हैं उंगम उंगम उन्हें रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। अब हम देखते हैं कि ये सारा मामला हमारा एमसी उस पेड़ पर बैठकर देख रहा होता है और वो सोचता है, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है।
फिर वो लोग उंगम से कहते हैं, हम लोगों ने बहुत इज्जत कर लिया, अब हम और इज्जत नहीं कर सकते, हमारे पैसे कब देने वाले हो। ये सुनकर हमारा एमसी चौंक जाता है और सोचता है कि ऐसी कंडीशन में ये लोग कर्ज में ना हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सारे लोग सेक्ट के सामने खड़े होकर सेक्ट लीडर को चिल्लाते हुए बाहर बुलाने लगते हैं। बाहर आओ सेक्ट लीडर, हमारे पैसे कब लौटाओगे। फिर हम देखते हैं कि ये शोर शराबा सुनकर सेक्ट लीडर बाहर आते हैं और कहते हैं, इतनी रात गए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सभी लोग लीडर के ऑरा को देखकर ही समझ जाते कि यही लीडर है। फिर सभी लोगों में से एक शख्स आगे बढ़कर कहता है, कैसे हो सेक्ट लीडर। फिर सेक्ट लीडर रिप्लाई करते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवेलियन लीडर कॉन्ग मुझसे मिलने यहाँ तक आएंगे। इस पर कॉन्ग हंसते हुए कहता है, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है कि इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन सभी के फोर्स करने पर मुझे आना ही पड़ा। सेक्ट लीडर, आपको तो पता ही है कि हम लोग जिस डेट पर एग्री हुए थे वो डेट कब का बीत चुका है। हम लोग आपके बहाने सुन सुनकर थक चुके हैं। अगर हम एग्रीमेंट के हिसाब से चले ना तो समय पर पैसा ना चुका पाने की वजह से आप पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन हम आप पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाना चाहते। आप बस हमें हमारे एक्चुअल पैसे ही लौटा दो, क्योंकि माउंट हुआ शेख का हम पर बहुत एहसान है। हम आपको 7 दिन का समय देते हैं। अगर आप 7 दिन में हमारा पैसा नहीं चुका पाते हो ना तो फिर हम माउंट हुआ शेख पर कब्जा कर लेंगे। अब ये सारी बातें एंड से पीछे खड़े हुए सुन लेता है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब तक हमने देखा कि किस तरह से एमसी माउंट हुआ सेक्ट को ज्वाइन कर चुका है एंड ज्वाइन करते ही पहले ही दिन एमसी ने कुछ नए स्टूडेंट्स को अपना दुश्मन भी बना लिया है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुल एमसी से कहता है कि तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है ना उसे उतारो और हमारे सामने डांस करो, इससे तुम्हारे और हमारे बीच में भाईचारा बढ़ेगा। जिसके बाद गुल एमसी से कहता है कि अगर बात तुम्हारे समझ में आ गई है तो जल्दी करो। फिर एमसी गुल से पूछता है कि बोर्डिंग हाउस के एडवाइज़र उंगम कहाँ है। यहाँ पर आपको बता दो कि उंगम वही टीचर है जो कि उस दिन आए थे और अगले दिन एमसी को ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बुलाया था। एमसी के पूछने पर गुल कहता है वो यहाँ पर नहीं है, एडवाइज़र हमें शाम को ट्रेन नहीं करते। इसके बाद गुल सभी बच्चों से कहता है कि ये बच्चा अपनी बातें बोलना बंद ही नहीं कर रहा है, आओ इसे मिलकर पीटते हैं। फिर इसके बाद एमसी अपने स्टाइल में उनसे रिक्वेस्ट करता है, सीनियर अपनी गर्दन ढीली रखना। इस पर गुल कहता है क्या। इससे पहले कि गुल और कुछ कह पाता इतने में एमसी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ देता है और उस एक पंच के लगते ही गुल सीधे छत में जाकर धंस जाता है। ये नज़ारा देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। इसके बाद फिर एमसी कहता है, आपने ही तो हमें पीटने से शुरुआत करने के लिए कहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे मिलकर एमसी के सामने झुके हुए हैं और एक बच्चा एमसी की मालिश कर रहा है। फिर एमसी उससे कहता है, सीनियर मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो तुम मेरी ठीक से मालिश करो। अब इस पर वो बच्चा कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि एमसी गुल से कहता है, सीनियर मैं केवल तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा, मैं बस माउंट हुआ शेख के बारे में तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो यार, मुझे यहाँ के सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद गुल सम्मानपूर्वक एमसी से कहता है, हाँ आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद एमसी उससे कहता है कि हेवनली गोल्डन पैलेस का क्या हुआ और क्या तुम जानते हो कि माउंट हुआ शेख की इतनी बुरी हालत क्यों है। इस पर गुल एमसी से पूछता है, क्या तुम स्वर सैंड्स को जानते हो। इस पर एमसी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो मन में सोचता है, वो तो मैं ही हूँ ना। इसके बाद गुल उसे आगे समझाते हुए कहता है कि इतिहास के अनुसार चुनमा को हराने में सबसे बड़ा योगदान स्वर सैंड्स का था। उस लड़ाई के बाद हेवनली डेविल शेख के बाकी लोग यहाँ पर आए और सभी पहाड़ों को आग लगा दी, जिसमें माउंट हुआ शेख को बुरी तरीके से नुकसान पहुँचा और हम अब तक उस नुकसान से उबर नहीं पाए हैं। फिर इसके बाद एमसी अपने मन में सोचता है कि क्या माउंट हुआ शेख की तबाही का कारण मैं ही हूँ। अगले सीन में हम एमसी के पिछले लाइफ का सीन देखते हैं जिसमें एमसी और उसके गुरु एक ही कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। एमसी अपने मास्टर से कहता है कि द तई फ्लमॉक स्वॉर्ड टेक्निक इतनी शक्तिशाली नहीं है और ये हमारे विचारों से मेल भी नहीं खाती, तो मुझे नहीं लगता कि इस टेक्निक को हमारे सेक्ट से हटा देने पर किसी को भी कोई दिक्कत होगी। इस पर उसके मास्टर कहते कि ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसे हमारे पूर्वजों ने बनाया है। लेकिन फिर एमसी बीच में टोकते हुए कहता है कि क्यों ना हम इसे लाइब्रेरी से ही हटा दे ताकि बच्चे इस टेक्निक में दिलचस्पी ही ना ले। टीचर इस पर कहते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है, ठीक है फिर हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें इस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि तुम बच्चों को अपना शिष्य बनाओ। फिर टीचर एमसी से पूछता है कि तुम बच्चों को कैसे सिखाओगे। तो इस पर एमसी जवाब देते हुए कहता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं उन्हें इतना मारूंगा कि वे खुद से असंभव कार्य करने में भी सक्षम हो जाएंगे।
एमसी यह सब याद करता है और सोचता है कि इसके बाद टीचर ने उसके सामने फिर कभी भी इस टॉपिक को नहीं निकाला। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में कोई बाहर से एमसी को पुकारता है और कहता है कि बोर्डिंग हाउस सलाहकार उंगम आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में बुला रहे हैं। फिर हम ट्रेनिंग ग्राउंड का दृश्य देखते हैं जहाँ पर एक सीनियर सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। एमसी उंगम के बगल में जाकर खड़ा होकर सभी बच्चों की ट्रेनिंग देखने लगता है। इसके बाद एमसी आश्चर्यचकित होकर उंगम से पूछता है कि ये किस तरह की तलवार टेक्निक है। उंगम जवाब देते हुए कहता है कि ये बच्चे जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, इसे इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक कहा जाता है और ये माउंट हुआ सेक की मूल टेक्निक है। फिर एमसी चौंक जाता है और सोचता है वाकई ये माउंट हुआ सेक की मूल तकनीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस टेक्निक के जरिए बच्चों को मजबूत बनाना एक मुश्किल काम होगा। ऐसा लगता है कि हम उन्हें एक जटिल किताब से अक्सर सिखा रहे हैं। इस तरह से हम उन्हें कुछ समय के लिए मजबूत तो बना सकते हैं, लेकिन इसका क्या ही होगा। अगर यही सीखना है तो इसे सही तरीके से सिखाना चाहिए। ये सोचते हुए एमसी ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचता है। अब एमसी आसमान की ओर देखता है और सोचता है जैसे आसमान में बादल नहीं हैं, वैसे ही माउंट हुआ सेक का भविष्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। फिर इसके बाद एमसी पास खड़े व्यक्ति से पूछता है इसके अलावा यहाँ पर कौन सी टेक्निक सिखाई जाती है। वो व्यक्ति उसे जवाब देता है कि इसे सीखने के बाद हम 7 की स्वैट टेक्निक सीखेंगे। इसके बाद हम प्लम ब्लॉसम हाउस से स्नातक करेंगे, तब हम लेज़र किंग स्वैट टेक्निक भी सीखेंगे, जिसके बाद हम माउंट हुआ सेक की सीक्रेट टेक्निक टाई फ्लूमॉक्स टेक्निक भी सीखेंगे। टाई फ्लूमॉक्स टेक्निक का नाम सुनकर एमसी चौंक जाता है, क्योंकि ये वही टेक्निक थी जिसे कि एमसी ने अपने टीचर से हटाने के लिए कहा था। अब यहाँ पर एमसी सोचता है कि टीचर ने कहा था कि वे इसे हटा देंगे, लेकिन ये अभी भी सिखाई जा रही है। और 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम स्वैट टेक्निक का क्या हुआ? अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी गुल को बुलाता है और उसे बताता है कि सभी बच्चों से कहो कि वे सुबह 5 बजे व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस के सामने इकट्ठा हो। फिर गुल पूछता है क्या आप चाहते हो कि मैं ये सब करूं? एमसी हंसते हुए उससे कहता है क्यों, क्या तुम नहीं कर सकते? इस पर गुल डरते हुए कहता है हाँ, आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगा। फिर एमसी उसे जाने के लिए वहाँ से कहता है। अब इसके बाद एमसी सोचता है कि माउंट हुआ सेक में ना तो धन है, ना टेक्निक है और ना ही प्रतिभा है। अब इन तीनों चीज़ों के अभाव में कोई भी ग्रुप रातों रात समाप्त हो सकता है। इनमें से केवल एक चीज़ पर ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और वो है प्रतिभा। आज के तीसरे श्रेणी के शिष्य इतने प्रतिभाशाली नहीं है, ना ही इतने टैलेंटेड है, लेकिन कहा जाता है कि हजारों मील की यात्रा की शुरुआत एक कदम से ही होती है। और अब मेरा पहला कदम यही होगा कि इन टैलेंटलेस बच्चों को टैलेंटेड बनाना। अब अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सभी बच्चे उसी जगह पर इकट्ठा होते हैं जहाँ पर एमसी ने उन्हें बुलाया था। सभी बच्चे टेंस्ड होकर एमसी से बात कर रहे होते हैं, जो सभी बच्चों से कहता है तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। सभी बच्चे अचानक से चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि एमसी उनके बीच में खड़ा है और ये सब कुछ सुन रहा है। फिर उनमें से एक बच्चा कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। कौन अपने सीनियर्स को इतनी सुबह बुलाता है? क्या तुम्हें सीनियर्स का सम्मान करना नहीं आता? इस पर एमसी हंसता है और कहता है ओह मेरे सीनियर भाइयों, मुझे माफ़ करना, मुझे सीनियर का सम्मान करना नहीं आता और मैं माफ़ी के तौर पर क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? और एमसी सीनियर को धक्का देकर बोर्डिंग हाउस के अंदर ले जाता है। इसके बाद अंदर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। बाहर खड़े सभी बच्चे ये सब सुन रहे होते हैं। फिर इसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि अंदर के सभी बच्चे बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं। अब अगले सीन में सभी बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं। एमसी उनसे कहता है ठीक है, तो अब हम थोड़ा शांत हो जाते हैं ताकि हमारे टीचर जाग ना जाए। फिर एमसी उनसे आगे कहता है अब से हम सभी एक साथ हर दिन सुबह ट्रेनिंग करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर नींद से उठते हैं और सोचते हैं कि आज सुबह कोई मुझे नमस्ते कहने क्यों नहीं आया। इसका मतलब है कि सब अभी तक सो रहे होंगे। लगता है कि मुझे सभी को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन जैसे ही टीचर मैदान में आते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। वे देखते हैं कि सभी बच्चे थके हुए लेटे हुए हैं। शिक्षक सोचते हैं कि ये सभी इतने बुरे हाल में क्यों है। वो जोर से चिल्लाकर पूछते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो सोचते हैं कि ये लोग मुझसे बताने में हिचकिचा रहे हैं, यहाँ पर कुछ तो ज़रूर हुआ है। उसके बाद ही शिक्षक गुल की हालत देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एमसी को देखते हैं जो बड़े पत्थरों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। हम देखते हैं कि एमसी ने बड़े पत्थरों के साथ 10,085 स्क्वाट्स कर लिए हैं। फिर शिक्षक सोचते हैं कि इस बच्चे ने इतनी मेहनत की है कि उसके पैर भी काँप रहे हैं। उसके बाद वो जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं इसके लिए पानी लाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी पानी पी रहा होता है और पानी पीने के बाद टीचर उससे एक सवाल पूछते हैं अगर तुम्हारी प्यास बुझ गई हो तो मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस पर एमसी जवाब देता है ज़्यादा कुछ नहीं टीचर, हमने आज से सुबह का सेशन शुरू करने का फैसला किया है।
और आज हमारा पहला दिन था, इसीलिए हमने खूब ज़्यादा मेहनत की है। टीचर सोचते हैं सच में। फिर वो बच्चों को देखते हैं, बच्चे एमसी से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद टीचर मन में सोचते हैं कि ये लोग इस बच्चे से क्यों डर रहे हैं। ये लोग खुद को माउंट हुआ सेक के डिसाइपल्स कहते हैं और एक नए बच्चे से डर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे इस नए बच्चे को वार्निंग देनी चाहिए। इसके बाद टीचर एमसी को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोर्डिंग हाउस के नियम बदलने की। तुमने सोने के टाइम का ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किससे पूछकर किया। इसके बाद एमसी कहता है ठीक है, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। टीचर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने इस जवाब की उम्मीद तो नहीं की थी। फिर वो आगे सोचते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ये बच्चे तो मूर्ख दिखेंगे ही और मैं भी दिखूंगा जो कि इनका टीचर हूँ। मैं तो इनसे ज़्यादा बड़ा मूर्ख दिखूंगा। दोस्तों हमारा एमसी जॉन सुंग यू को बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए एमसी को रोकने की कोशिश करता है और कहता है रुक जाओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। इसी बीच उसके पीछे से एक बॉडीगार्ड की आवाज़ आती है, तुम्हारी हम पर सरप्राइज अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई और तुम हो कौन। एमसी सोचता है सरप्राइज अटैक कि तभी वो बॉडीगार्ड एमसी को अपनी पहचान बताते हुए कहने लगता है कि मैं हूँ एस्कॉर्ट वॉरियर जुंग बिन, तुमने तो मेरे बारे में सुना ही होगा। इस पर एमसी उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं भला तुम्हें अपनी पहचान के बारे में क्यों बताऊं। इस पर वो बॉडीगार्ड कहता है मुझे भी तो मेरे हाथों से जो मरने वाला है उसके बारे में पता होना चाहिए ना। इस पर एमसी उसे कहता है क्या तुम भूल गए, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने एक ही बार में तुम्हें बेहोश कर दिया था। अब ये सुनकर उस बॉडीगार्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तलवार निकालकर एमसी की ओर बढ़ते हुए कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो मेरे हाथों मरने वाले हो। अब इसी दौरान हमारा एमसी मन में सोचता है कि एस्कॉर्ट वॉरियर जुंग बिन प्योर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, इन सब मामले में मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब मुझे जुंग बिन से भी ज़्यादा कमज़ोर बना देगा। प्योर स्ट्रेंथ और स्पीड किसी को भी किसी भी फाइट में स्ट्रांग नहीं बना सकता। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने तलवार उठा ली होती है हाथ में और वो जुंग बिन के अटैक को रोक लेता है और मन में सोचता है मैं इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ और मुझे पता है कि अगर हम में ज़्यादा ताकत ना हो तो हमें सामने वाले के ताकत को उससे लेकर उसी पर इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर वो अपनी तलवार की मदद से जुंग बिन को अपने से दूर ढकेलता है। इसके बाद एमसी अपनी तलवार को दोबारा से हवा में लहराता है और पूरे स्पीड से वो जुंग बिन की ओर एक स्लैश मारकर आगे बढ़ जाता है। अब इन दोनों के बीच चल रहे इस पूरे युद्ध को जॉन्ग संग यू देख लेता है। जैसे ही एमसी की नज़र उस पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि यार इसने तो मेरा अटैक भी देख लिया है। ये अब सब समझ गया होगा कि ये माउंट हुआ सेक की टेक्निक है। गलती से मैंने इसके सामने ही प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक यूज़ कर ली। अब इसने तो पक्का ही फिगर आउट कर लिया होगा कि ये माउंट हुआ सेक की ही टेक्निक है जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ की है। वहीं पर जॉन्ग संग यू बोलता है कि इतनी शानदार स्वॉर्ड टेक्निक और हाई मार्शल आर्ट और ऊपर से मुझे तुम्हारे अंदर से प्योर क्यूआई का सेंस हो रहा है। इस पर एमसी हैरान हो जाता है और सोचता है क्या इसके जैसा बंदा भी क्यूआई सेंस कर सकता है। इसके बाद ही जॉन्ग संग यू एमसी से पूछता है क्या तुम साउथर्न एज सेट से हो। ये सुनकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है और साथ ही खुश भी। और फिर वो सोचता है अच्छा हुआ कि इसे नहीं पता चला कि मैं माउंट हुआ सेट से हूँ। ये सोचते हुए ही एमसी उसे जवाब देता है हाँ मैं वहीं से हूँ। इस पर वो बंदा कहता है हाँ मुझे लग ही रहा था। फिर वो आगे कहता है ठीक है तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सभी सवालों के जवाब दूंगा। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है माउंट हुआ सेक, जहाँ पर गुल और उसका दोस्त हमारे एमसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं इसे इतना वक्त क्यों लग रहा है, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। कि तभी हम देखते हैं एमसी दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए सीधा सवाल करता है जब मैं यहाँ नहीं था तब यहाँ पर कुछ हुआ था क्या। अब एमसी को अपने सामने सही सलामत खड़ा देखकर गुल खुश हो जाता है और वो बिना वक्त बर्बाद किए सेक का दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद गुल का दोस्त एमसी से कहता है ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए कि बाहर तुमने क्या किया और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। ये सुनकर एमसी अंदर ही अंदर हंसता है और उनसे कहता है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया। इसके बाद एमसी सोचता है कि अच्छा हुआ कि उसे मैं कौन हूँ ये पता नहीं चला। और फिर इसके बाद एमसी अगले ही पल उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक जो कि माउंट हुआ सेक की पहचान हुआ करती थी वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि जॉन्ग संग यू जिसने हुआ परफेक्शन में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है वो भी इस टेक्निक को नहीं पहचान पाया। तभी उसी वक्त गुल पीछे से एमसी को आवाज़ देकर पूछता है कि तुम्हें बाहर जाकर क्या क्या पता चला। फिर एमसी उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये सब बातें तुम्हारे जैसे बच्चों को नहीं पता होनी चाहिए। इस पर गुल चिढ़ जाता है और वो धीमे स्वर में बुदबुदाते हुए कहता है कि तुम कौन से बड़े हो गए, तुम भी तो बच्चे ही हो ना। अब अगले ही पल एमसी कहता है छोड़ो ये सब, तुम एक काम करो, सभी को ट्रेनिंग करने के लिए जमा करना शुरू कर दो। इस पर गुल हैरान होते हुए कहता है ट्रेनिंग आज के दिन, पर अभी तो तुम आए हो,
इस पर एमसी गुल से कहता है, ध्यान से सुनो सीनियर, चाहे बारिश हो, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या तूफान आ जाए, हम एक भी दिन अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करेंगे। अब चाहे माउंट हुआ सेक्टी क्यों ना खत्म हो जाए, लेकिन हम ट्रेनिंग नहीं रोकेंगे। तभी गुल कहता है, अरे वाह, इसका ही तो मुझे इंतज़ार था। अब गुल कहता है, ठीक है, मैं सभी को जाके जमा करना शुरू करता हूँ। लेकिन तभी गुल कहता है, आज मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा। अब एमसी की ये बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और गुल का दोस्त कहता है, ये ट्रेनिंग तभी मुमकिन है जब आप वहाँ पर मौजूद रहोगे। खैर कोई बात नहीं, आज की ट्रेनिंग हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन अगर तुम वहाँ मौजूद रहते ना तो वे सारे बच्चे और भी अच्छे से ट्रेनिंग करते। अब इस पर एमसी कहता है, हाँ मुझे पता है। अब इसके बाद हम गुल का फेस देखते हैं जो कि उतर चुका होता है। इसके बाद गुल और उसका दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और हमारा एमसी बेड पर लेटकर सोचने लगता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारे सारे बिजनेस पर अपना कब्जा जमा लिया है और वो अकाउंट बुक जो ये साबित कर सकता था कि ये सारे बिजनेस माउंट हुआ शेख के अंडर में ही है, उसी हमले में डेमन शेख के लोगों द्वारा जला दिया गया था। अगर वो माउंट हुआ शेख के पास होता तो ये सब हमारे साथ नहीं हो रहा होता। फिर एमसी आगे सोचता है, क्या मुझे सभी मर्चेंट शेख के लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं यार, ये एक बेकार आइडिया है। अगर मैंने ऐसा किया तो सभी लोग यही सोचेंगे कि माउंट हुआ सेक्ट वाले बच्चों को गलत काम करना सिखा रहे हैं। इसीलिए मुझे एक बहाना चाहिए होगा, एक ऐसा बहाना जिससे कि माउंट हुआ शेख को उन मर्चेंट्स को पैसा ना देना पड़े, और एक ऐसा एविडेंस भी जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि वो सारे बिजनेस माउंट हुआ शेख को बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं वो बहाना और एविडेंस कहाँ से लाऊं। इसके बाद ये एमसी पुरानी बातों के बारे में सोचने लगता है कि उसके मास्टर कैसे अकाउंट बुक में सब कुछ लिख कर अच्छे से मेंटेन करके रखते थे। एमसी थोड़ा और दिमाग पर जोर देकर सोचता है कि जैसे ही वो मास्टर के रूम में पहुंचता था तो मास्टर सारे बुक उससे छुपा लेते थे। तभी एमसी को अचानक से क्लिक होता है कि माउंट हुआ शेख के इतने सारे बिजनेसेस का हिसाब किताब सिर्फ एक ही अकाउंट बुक में तो नहीं हो सकता ना, उसके और भी बुक होंगे। यही सोचते हुए वो उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, कहाँ होंगे वे सभी बुक्स? कहीं वे सीक्रेट स्टोरेज में तो नहीं, जहाँ सिर्फ सेक्ट लीडर ही एंट्री कर सकते थे? और वो जगह है भी या नहीं, मैंने इस बारे में सिर्फ सुना था। अगर है तो वो सेक्ट लीडर के घर के आसपास ही कहीं होना चाहिए। वो खुद से ही बातें करते हुए कहता है कि सोच जरा, कहाँ हो सकती है ये किताबें। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि सेक्ट लीडर जहाँ रहते हैं उसके पीछे एक पहाड़ है और उसी पहाड़ के अंडरग्राउंड में कहीं पर ये सीक्रेट स्टोरेज होना चाहिए। फिर एमसी हंसते हुए कहता है, मैंने शायद से उसका पता लगा लिया है और अब मुझे ट्रेजर हंटिंग पर निकल जाना चाहिए। इसके साथ ही वो खिड़की से जंप मारकर बाहर चला जाता है और साथ ही वो सोचने लगता है, मास्टर मुझे माफ़ करना आपके सीक्रेट स्टोरेज रूम में घुसने के लिए। मैं ये सब माउंट हुआ शेख की भलाई के लिए ही करने जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि एमसी जंप मारते हुए खुशी खुशी माउंटेन की ओर जा रहा होता है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एमसी थक हार कर एक जगह बैठा हुआ है और वो सोचता है, भले ये एक छोटा सा पहाड़ है लेकिन पहाड़ तो पहाड़ ही होता है ना, और पूरे पहाड़ों पर उस सीक्रेट स्टोरेज को ढूंढना इतना आसान काम नहीं होने वाला। एमसी बहुत बार अपनी एनर्जी इकट्ठा करके पूरे ग्राउंड पर फैला देता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कहीं पर भी सीक्रेट स्टोरेज का पता नहीं लगता। इसके बाद वो फिर से एक बार अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी करता है और उसे ग्राउंड पर डालने लगता है और मन में सोचता है कि अगर कहीं पर बहुत बड़ी खाली जगह मिलती है ना तो मुझे इस बारे में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी उसके हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगती है। अब यहाँ पर एमसी दूसरी जगह पर जाकर सोचता है, चलो यार एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। फिर से वो अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करके ग्राउंड में डालता है, लेकिन इस बार उसके हाथ कुछ लगता है और इस बार जैसे वो एनर्जी ज़मीन में डालता है, इस बार उसे कुछ महसूस होता है और वो बोलता है, मुझे मिल गया, अब बस मुझे यहाँ पर खोदना है। एमसी उस जगह पर खुदाई करता है और अंदर तक खोदने के बाद उसे वहाँ पर एक तहखाना जैसा कुछ मिलता है। एमसी उस तहखाने की एक ईंट हटाकर अंदर झांकता है। अंदर झांकने पर उसे वहाँ पर एक हॉल दिखाई देता है और वो हॉल एक बड़े से दरवाजे के पास जाकर ख़त्म हो जाता है। फिर वो देखता है कि शेख लीडर भी उसी दरवाजे की ओर जा रहे होते हैं, जिसके बाद वो सोचता है कि शेख लीडर को भी इस दरवाजे के बारे में मालूम है और वो देखता है शेख लीडर उस दरवाजे के पास जाकर एकदम से उदास हो जाते हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे वो कुछ करना चाहते हो लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एमसी शेख लीडर के सिचुएशन को देखकर सोचता है कि इस सिचुएशन में माउंट हुआ शेख को लीड करना सच में बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में कोई भी डिप्रेस्ड हो सकता है क्योंकि माउंट हुआ शेख अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। उसका मार्शल आर्ट्स, उसका वेल्थ सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है।
कैसा लगता है जब कोई भी किसी जगह को अपनी पूरी ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करता आया हो और उसके आँखों के सामने ही वो जगह धीरे-धीरे ख़त्म होते जा रही हो और वो चाह कर भी इसे बचाने को लेकर कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से ये फीलिंग्स सेक्ट लीडर चाह कर भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्ट लीडर पर ही सेक्ट के सभी लोग डिपेंडेंट हैं और इसीलिए वे अकेले ही सारे पेन और सैडनेस से डील कर रहे हैं। अब हमारा एमसी सेक्ट लीडर के जाने के बाद उस हॉल में जाता है और कहता है कि मुझे बस इस दरवाजे को खोलना है, फिर सारी तकलीफ़ें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। फिर हमारा एमसी उस सीक्रेट स्टोरेज को खोलने के लिए अपनी एनर्जी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो एनर्जी ब्लास्ट उस दरवाजे का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। फिर एमसी हैरान होते हुए सोचता है कि ये सीक्रेट स्टोरेज दुनिया की सबसे मजबूत मेटल से बनाया गया है, जो कि गोल्ड से भी महंगा मिलता है और उसकी थिकनेस 1 फुट है। इसे तोड़ने में मेरे मास्टर को भी दिक्कतें आती, इसीलिए ही शायद सेक्ट लीडर इसे खोले बिना ही यहाँ से चले गए होंगे। ऊपर से मैं भी इसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर मेरे मास्टर इसे खोल सकते थे तो साफ बात है कि इसके अंदर जाने का कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होगा जिससे कि अंदर जाया जा सके। मुझे बस उसी तरीके को ढूंढना होगा। फिर हमारा एमसी गौर से उस दरवाजे पर बने सभी पैटर्न्स को देखने लगता है और सोचता है ये तो तलवार से बने निशान है। फिर वो आगे गौर से सभी पैटर्न्स को देखता है और फिर वो सोचता है अरे ये तो 24 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक है। फिर वहीं पर वो दूसरे पैटर्न पर जैसे ही अपनी नज़र डालता है वो फिर सोचने लगता है अरे ये तो बैम्बो लीव स्वॉर्ड टेक्निक है। फिर तीसरे पैटर्न को देखकर वो सोचता है अरे ये तो इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक है। क्या ये सब इस दरवाजे को खोलने का कोई क्लू है? अगर ऐसा है तो मुझे इन निशानों को फॉलो करते हुए इन सारी टेक्निकों का इस्तेमाल एक एक करके इन दरवाजे पर करना होगा। इसकी शुरुआत मुझे इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक से करके, फिर बैम्बू लीव स्वॉर्ड टेक्निक से होते हुए, फिर 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड डांस टेक्निक यूज़ करके देखना होगा, जिससे कि शायद ये दरवाज़ा खुल जाएगा। फिर एमसी सोचता है चलो अब मुझे ये तो पता चल गया है कि करना क्या है, लेकिन इतनी सारी टेक्निक्स मैं एक साथ करूँगा कैसे? अपने पिछले लाइफ में भी मुझे ये सब करने में काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और अभी तो मैं सिर्फ एक छोटा बच्चा ही हूँ। ये सभी चीज़ें मैं अपने मन में सोच तो सकता हूँ, लेकिन रियलिटी में मेरे लिए अपने स्वॉर्ड में क्यूआई डालना और ये सारी टेक्निक्स परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल होने वाला है। फिर एमसी आगे सोचता है एक तरीका है इसे करने का, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अगर मैं अपना लाइफ फोर्स, जिसे कि इनेट क्यूआई भी कहते हैं, जो कि जन्म से ही हर किसी में मौजूद होता है, जो कि उसके लाइफ को मेंटेन रखता है जन्म से ही, मुझे बस उसका थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा और साथ ही साथ इससे होने वाले कॉन्सिक्वेंस के लिए भी तैयार होना होगा। मेरे पास अब इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं, यही लास्ट रास्ता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने लाइफ फोर्स की एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और कहता है मेरे पास ये करने के लिए सिर्फ एक ही चांस है और मुझे इसे एक ही बार में करना होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे एमसी के अगल बगल एक अजीब सी एनर्जी फॉर्म तैयार होने लगती है, जो कि उसके अंदर से ही निकल रही होती है और इन सब के दौरान ही एमसी पर भी इसका इफेक्ट हो रहा होता है। एमसी अपने आप से कहता है इस दौरान ये हो सकता है, इसे होना ही होगा। मेरी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट भी कर रही है, उसने ये सभी चीज़ें शायद से पहले कभी भी नहीं की है, इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। फिर एमसी एक एक करके सभी टेक्निक्स परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अब वो सोचता है मेरी बॉडी और मेरे इनर स्ट्रेंथ के लिमिट के कारण ये सब करने में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही है, फिर भी मुझे ये करना ही होगा। फिर दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी बिना रुके इक्विलिब्रियम शॉर्ट टेक्निक से लेकर बैम्बू लीव स्वॉर्ड टेक्निक और फिर बैम्बू लीव स्वॉर्ड टेक्निक से लेकर 24 प्लम ब्लॉसम टेक्निक वो परफॉर्म करता है और ये सब करने के दौरान वो थक कर गिर भी जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगते हैं। वो सोचता है क्या ये काम कर गया? अगर इससे काम नहीं बनाना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। फिर एमसी को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते ही वो खुश हो जाता है क्योंकि ये आवाज़ उस सीक्रेट स्टोरेज के दरवाजे के धीरे धीरे खुलने की थी और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि अब मुझे कम से कम ना 2 महीने का बेड रेस्ट लेना पड़ेगा रिकवरी के लिए। माउंट हुआ शेख को बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। देखते हैं कि मेरे मास्टर ने इसके अंदर कौन सा राज छुपा कर रखा है।